हे दोस्तों, मैं चिराग एक और टॉपिक के साथ। तो आज हम देख रहे हैं वाउचिंग का बाकी बचा हुआ टॉपिक। पिछली वीडियो में सबसे पहले हमने इंटरनल ऑडिट का पार्ट कवर किया था, फिर ऑडिटर्स की लायबिलिटी में सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी का पार्ट देख लिया था, फिर वाउचिंग में देखा था मीनिंग एंड डेफिनेशन, जिसमें आपने देखा था कि जब भी एक ऑडिटर किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट करता है तो उसके बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑथेंटिकेट करना चाहता है, वो उसकी रिलायबिलिटी देखना चाहता है, ट्रूथफुलनेस देखना चाहता है। तो उस केस में क्या करेगा, वो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट देखेगा, मतलब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देखेगा। मान के चलिए कि अगर वो क्या कर रहा है, कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन देख रहा है और उसमें उसको कैश सेल दिख गई, या मान के चलिए सेल्स में उसको कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन दिख गए, तो वो कैश मेमो चेक करेगा, ये पार्ट कर लेगा। इसी तरीके से मान के चलिए कि अगर कैश रिसिप्ट का पार्ट है तो उससे रिलेटेड स्लिप का पार्ट चेक करेगा। अगर उधार सेल है यानी क्रेडिट सेल्स का पार्ट है तो सेल्स की इनवॉइस चेक करेगा। इस तरीके से वो क्या करेगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या सपोर्टिव डॉक्यूमेंट चेक करेगा, जिससे एक तरीके से एंट्रीज का ट्रुथ पता चल जाएगा। उसमें जो भी फ्रॉड या एरर किया गया है, जो भी गलतियां हैं, जो भी इरेगुलरिटीज़ है, वो उसको पता चल जाएगी। ये आपने देखा था। फिर आपने टाइप्स ऑफ वाउचर कवर किए थे, जिसमें आपको बताया कि प्राइमरी और दूसरा क्या आता है, सेकेंडरी, या जिसको कोलेट्रल बोला जाता है। देखिए, प्राइमरी वाउचर यानी क्या हो गया, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास पड़ा हुआ है। जैसे अगर आप क्या करते हो, गुड्स परचेज करते हो तो सामने वाला आपको ओरिजिनल इनवॉइस देता है, ठीक है, परचेज इनवॉइस हो गया। जब सामने वाले ने आपको दिया तो उसके पास क्या रही, कॉपी रही, यानी कार्बन कॉपी रही या डुप्लीकेट रही, तो उसके लिए क्या हो गया, वो सेकेंडरी वाउचर हो गया। तो जब भी अपनी सेल से रिलेटेड डॉक्यूमेंट दिखाएगा ऑडिटर को, तो वो सारी की सारी कार्बन कॉपीज़ या जनरली डुप्लीकेट कॉपी दिखा देगा। लेकिन जब भी आप परचेज करोगे तो आपके पास ओरिजिनल इनवॉइस रहेगी, तो ऑडिटर को आप सारे के सारे परचेज के ओरिजिनल बिल दिखाओगे। इसी तरीके से बहुत सारे होते हैं, पे इन स्लिप होती है। इसके अलावा देखिए, जब माल लौटाते हैं, लौट के आता है तो आपको बताए कि लौटाते हैं, डेबिट नोट का पार्ट आ गया। वैसे लौट के आता है तो क्रेडिट नोट का पार्ट आ गया। इस तरीके से बहुत सारे एविडेंट होते हैं। सैलरी के लिए देखो, वेजेस के लिए क्या बोलती है, वेजेस शीट। सैलरी के लिए सैलरी रजिस्टर, जैसे आप पेरोल रजिस्टर बोलते हैं जनरली। गुड्स इनवर्ड बुक, गुड्स आउटवर्ड, वो पार्ट आपका आ गया। यानी बिल आपको जनरली ये पता है कि देखिए, आप गुड्स मेंटेन करोगे, आपके डिपार्टमेंट बहुत सारे होंगे, तो उस केस में क्या होंगे, आपको अलग अलग बुक्स भी मेंटेन करनी पड़ेगी। तो वो एक तरीके से प्रॉपर डॉक्यूमेंट का काम करती है, जो कि ऑडिटर आराम से उनको वाउच कर सकता है, चेक कर सकता है, और उसके थ्रू जो भी एंट्रीज है उनको ऑथेंटिकेट कर सकता है। क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या आता है, जनरली जर्नल एंट्री आती है। क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या है, यहाँ पे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे जर्नल की बात कर रहा है, कैश बुक की बात कर रहा है, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बीआर बुक, बीपी बुक, जर्नल प्रॉपर, इनकी बात कर रहा है, ठीक है। जब भी आप एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के वेरिफिकेशन की बात करेंगे, वो इसमें नहीं आएगा, वो तो बाद में आएगा। हम वाउचिंग में जनरली क्या पार्ट लेते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज़ का पार्ट लेते हैं। जनरली आप बोल सकते हो एक्सपेंडिचर और इनकम से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को कवर करते हैं, उनसे रिलेटेड सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स या जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उसको कवर करते हैं। फिर मैंने पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड इन वाउचिंग में ये बताया था कि जब भी आप वाउचिंग करते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चेक करना चाहिए। तो सीरियल नंबर देख लिया, डेट, नेम, पर्टिकुलर अमाउंट, इसी तरीके से ऑथेंटिकेशन देख लिया, सिग्नेचर, ये पार्ट देख के, पर्टिकुलर्स मतलब उसके अंदर जो भी डिटेल है वो सही है नहीं है, उसके थ्रू अकाउंटिंग सही की गई है नहीं की गई, कि कहीं गलती से एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया, मतलब कैपिटल की जगह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू की जगह कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने प्लांट पे बहुत ज़्यादा खर्चा किया और आपको पता है कि उस पर वेजेस भी लगी, तो आपने गलती से वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया, तो आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू कर दिया। तो वो चेक करेगा कौन, ऑडिटर चेक कर सकता है, अगर अकाउंटेंट को गलती नहीं पता चली, ठीक। अप्रूवल सिग्नेचर का पार्ट, रेवेन्यू स्टाम्प आ गया। कंटिन्यूस वाउचिंग होनी चाहिए, नहीं तो अगर पेंडिंग रह गई और इनकम्प्लीट रह गई तो फ्रॉड होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि अगले दिन आप आओगे, आपको कुछ और मिलेगा बाद में आगे के पार्ट में, क्योंकि फिगर्स चेंज करने के चांसेस रहते हैं। जो भी स्टाफ होता है वो क्या करता है, बहुत जल्दी फ्रॉड करने में तुला हुआ रहता है, क्योंकि उसको क्या करना है, एक तरीके से आपको पता है कि पहले उसने फ्रॉड किया हुआ है तो उसको छुपाना चाहता है। ऐसे भी हो गया। वाउचर आपको कैंसिल करने पड़ते हैं जैसे ही आपने ऑडिट कर लिए, ताकि और उसका कोई मिसयूज़ ना कर सके। पीरियड का पार्ट आ गया, तो आपको पता है कि रेलेवेंट पीरियड देखना पड़ता है, उसके बेसिस पे आपको ऑडिटिंग करनी पड़ती है। तो आप कभी भी है ना, जैसे ये देखिए कि एडवांस में पेमेंट कर लेते हैं, तो उसके लिए आप क्या करते हो, प्रीपेड एक्सपेंसेस का पार्ट दिखाते हो। अगर कोई भी एक्सपेंडिचर पे कर लेते हो, कोई भी आपको एडवांस में इनकम मिल गई, तो आप अनर्ड इनकम दिखाते हो, क्योंकि आपको पता है कि आप ड्यू बेसिस पे अकाउंटिंग कर रहे हो, तो आप रेलिवेंट पीरियड के ही एक्सपेंडिचर इनकम के पार्ट को कवर करोगे। तो ऑडिटर भी वही चेक करेगा, उसी के बेसिस पे तो जो वर्किंग रिजल्ट है या ऑपरेटिंग रिजल्ट है, मतलब पीएनएल का पार्ट है, वो सही दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पार्ट हमने पिछली वीडियो में कवर किया था, एक बार चेक कर लेना। मैंने तो इसलिए बता दी, हल्का सा थोड़ा सा आपको ध्यान आ जाए और ऑब्जेक्टिव से समझने में आपको आसानी हो जाए। अब देखिए, आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव्स में क्या बोलेगा, वही जो ऊपर हमने पढ़ा कि एरर फ्रॉड पता चल जाएगा, ऑथेंटिसिटी पता चल जाएगी, जो भी इरेगुलरिटी है वो पता चल जाएगी, सारा पार्ट यही कवर कर रखा है।
देखिए अब मैंने ऑब्जेक्टिव क्या बोल रखा है, वही बोल रखा है कि जो भी फ्रॉड या एरर पता करना, और ये बोल रहा है कि जो भी ट्रांजैक्शन में रेगुलरिटी या इरेगुलरिटी है वो आपको क्या हो जाएगी, पता चल जाएगी। रेगुलरिटी का मतलब क्या हो गया कि जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो प्रॉपर कर रहे हो मेंटेन, जो भी स्टाफ काम कर रहा है वो प्रॉपर कंप्लायंस के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, यानी प्रॉपर जो भी रूल्स है रेगुलेशंस हैं लॉ हैं उनके अकॉर्डिंग काम कर रहा है, जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं उनको फॉलो करते हुए काम कर रहा है, क्योंकि उसको सारा आइडिया है और उस हिसाब से वो रिकॉर्ड कर रहा है। इरेगुलरिटी का मतलब क्या हो गया कि जो भी रूल्स है उसकी लाइन को क्रॉस कर रहे हैं, जो भी रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं, जो भी प्रिंसिपल्स है अकाउंटिंग उनको ढंग से फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, फ्रॉड एरर के चांसेस होंगे। जो भी अकाउंट्स है वो आपके सही ढंग से मेंटेन नहीं होंगे तो उसकी असलियत का पता नहीं चल पाएगा, उसकी ट्रूथफुलनेस का पता नहीं चल पाएगा। इसी तरीके से ट्रांजेक्शन क्या रिकॉर्ड हुए हैं क्या अनरिकॉर्ड हुए हैं जनरली ऑडिटिंग के थ्रू पता चल जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, टू डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स ऑल ट्रांजेक्शंस आर टू बी सपोर्टेड बाय एविडेंस, ये बोल रहा है। ठीक है, और जो हर डॉक्यूमेंट है वो कोई ना कोई अथॉरिटी अप्रूव करती है। जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि आप बैंक में कैश जमा कराते हो तो कैशियर आपको क्या करेगा, जो भी काउंटर फॉइल दे रहा है साथ वाली, तो उस पर क्या करेगा, बैंक की सील लगाएगा यानी स्टाम्प लगाएगा और उस पर साइन करके दे देगा। वैसे ही जब क्या करते हो आप मोबाइल खरीदने जाते हो तो सामने वाला आपको प्रॉपर बिल देता है, जनरली टैली सॉफ्टवेयर होता है या बिजी या और सॉफ्टवेयर होता है, उसके थ्रू कंप्यूटराइज बिल फटाफट निकाल के दिया आपको, और उसमें क्या करेगा आपको खुद की कंपनी की स्टाम्प लगा के, और जो भी मेन ओनर या मैनेजर होगा डायरेक्टर होगा वो साइन करके देगा। ठीक है, तो उसी तरीके से मान लीजिए कि डीलर है, उसके पास भी क्या होंगे, प्रॉपर डॉक्यूमेंट होंगे सपोर्टिव ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। विद द हेल्प ऑफ वाउचिंग वी कैन डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड। तो इसका मतलब अगर ढंग से सपोर्टिव डॉक्यूमेंट मेंटेन नहीं कर रखे, कुछ घपला किया है, तो वो ऑडिटर को आराम से पता चल जाएगा। तो वी कैन डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स बाय वेरीफाइंग ईच ट्रांजेक्शन। प्लान फ्रॉड कैन बी डिटेक्टेड थ्रू वाउचिंग, कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में प्लान फ्रॉड हुआ है तो वो आराम से वाउचिंग के थ्रू पता चल जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि टीमिंग एंड लीडिंग का पार्ट भी होता है, जो कि मैंने आज की वीडियो में ही कवर किया है, तो मैं लास्ट में आपको बता दूंगा। जिससे एक तरीके से कैशियर क्या करता है, कुछ कैश को अपने पास रोक के रख लेता है और जब भी उसके पास अवेलेबल होता है बाद में डाल देता है, लेकिन एक तरीके से कुछ समय के लिए क्या कर रहा है, वो कैश की चोरी कर रहा है। तो आपको पता चल जाएगा कैसे। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है टू नो द ट्रूथ ऑफ अकाउंट। सीधी सी बात है कि जो भी आपने अकाउंटिंग एंट्रीज की है उसको रेटिफाई करना है तो किसके थ्रू का, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के थ्रू। तो ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इज चेक्ड एंड रेटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट, सो वी कैन इजीली नो द ट्रूथ ऑफ अकाउंट। तो ऑडिटर एक तरीके से पता कर लेता है और उस बेसिस पे क्या करता है, रिपोर्ट देता है कि जनरली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिखा रहा, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग हुई है शुरू में वही गलत हुई है। टू फाइंड द अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन, जब भी वो चेक करेगा तो कभी कभी क्या होता है, अकाउंटेंट से गलती से क्या रहते हैं, कुछ ट्रांजेक्शन रह जाते हैं, या तो जानबूझ के करते हैं या तो एक तरीके से गलती से रह जाते हैं। तो उस केस में जो भी मिसिंग ट्रांजेक्शन है वो पता चल जाते हैं। देखिए क्योंकि आपको मैंने बताया कि जब भी टैली पे आजकल कंप्यूटराइज होता है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि टैली पे क्या होगा, उसने जो भी वाउचर खोल लिया, मान लो कैश के सारे खोल लिए, उसके बाद रिसिप्ट पड़ी है सारी की सारी। ठीक है, अब उसको ये पता चल जाएगा कि जो ट्रांजेक्शन है ना इसमें रिकॉर्ड हो गए, लेकिन कुछ इसको ट्रांजेक्शन यहाँ नहीं मिले। क्यों? क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा उसको रिसिप्ट दिख गई यहाँ पे, लेकिन उसको टैली में नहीं दिखी। तो इसका मतलब क्या है, जो अकाउंटेंट है उसने कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सही ढंग से एंटर नहीं करी, उसने रिसिप्ट देख के ढंग से एंटर नहीं की, तो कुछ अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन रह गए, ऐसे बोल दिया। इफ़ एनी वाउचर इज फाउंड अनरिकॉर्डेड ऑडिटर कैन सजेस्ट टू रिकॉर्ड सच ट्रांजेक्शन। बस उसको क्या बोलेगा कि भाई इसको रिकॉर्ड कर दो, जिससे एक तरीके से वापस क्या होगा, रिजल्ट सही निकल के आएगा, तब जाके ही तो आपकी ऑडिटेड बैलेंस शीट बनेगी। देखिए इसमें जनरली ये बोल रहा है कि अगर ट्रांजैक्शंस ऑथोराइज नहीं है, यानी कंसर्न अथॉरिटी है उनकी कंसेंट नहीं ली गई, या ऐसे पर्टिकुलर हम बोल सकते हैं नकली बनाए गए ट्रांजैक्शन, नकली बिल के थ्रू एक तरीके से एंट्री की गई है, तो वो फिक्टिशियस ट्रांजैक्शन ही कहलाएंगे। उस केस में आपको वाउचिंग के थ्रू आराम से पता चल जाएंगे, ऑडिटर को पता चल जाता है कि ऑथोराइज है या नहीं है। आप देखिए मैंने आपको बताया था इंटरनल चेक में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। जैसे मैंने बताया था कि जब एक स्टोर डिपार्टमेंट को मेटेरियल चाहिए तो वो परचेज डिपार्टमेंट को क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, तो वो क्या देगा, रिक्विजिशन स्लिप। ठीक है, अब उसके बेसिस पे देखिए मान के चलिए कि जो भी परचेज आया, रॉ मटेरियल आया, उसका जो भी पेमेंट हुआ, तो जो ऑडिटर है वो एक कड़ी से कड़ी जोड़ता जाएगा। जब वो क्या देखेगा कि यार पर्टिकुलर पेमेंट किया गया है तो कितना पेमेंट किया गया, तो कितना मेटेरियल मंगाया गया था, तो एक तरीके से बोल सकता है कि कितना गुड्स मंगाया गया था, तो इन्वॉइस क्या है परचेज का, उससे रिलेटेड ऑर्डर कितना था, कहीं उसमें से कुछ कैंसिल तो नहीं हुआ या कुछ रिटर्न तो नहीं हुआ, वो देख लेगा। फिर परचेज ऑर्डर से रिलेटेड देखेगा कि जो रिक्विजिशन स्लिप थी उसमें कितना मटेरियल स्टोर डिपार्टमेंट ने परचेज डिपार्टमेंट से मंगाया था और परचेज डिपार्टमेंट ने कितना मटेरियल सप्लायर से मंगाया, यानी सप्लायर को ऑर्डर किया, जनरली वो पता चल जाएगा। तो वो एक तरीके से ऑथेंटिकेट हो जाता है। फिर फिफ्थ में क्या बोल दिया, टू नो दैट ओनली बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। सीधी सी बात है, देखिए कि मैंने बोल दिया कि वही पर्सनल एक्सपेंस ही होते हैं। अगर आपने बिजनेस के पैसों से यूज़ कर लिया तो जनरली ड्राइंग हो जाता है, तो वो भी एक तरीके से आप एंट्री करोगे।
लेकिन ये हो गया कि अगर आपने घर के खर्च से, घर के पैसों से या घर की सेविंग से क्या कर दिया, जो भी एक्सपेंडिचर किया और उसको आप बिजनेस में दिखा रहे हो, तो वो तो गलत हो गया, वो नहीं दिखाना। तो बोल रहा है कि जो भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन है वो पता चल जाएंगे, क्योंकि उनसे रिलेटेड वाउचर, इनवॉइस, ये सब पता चल जाएगा, उसमें कंपनी का नाम पता चल जाएगा, क्योंकि कंपनी ने जो भी ट्रांजैक्शन किए होंगे वो खुद के नाम से किए होंगे, ये हो सकता है। उस पर प्रॉपर क्या होगा, टैक्स का रजिस्ट्रेशन का नंबर लिखा होगा, जीएसटी नंबर लिखा होगा, इस तरीके से प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री का प्रूफ रहता है। तो यहाँ पे बोला समटाइम्स ट्रांजैक्शन आर परफॉर्म फॉर इंडिविजुअल पर्पज बट पेमेंट इज मेड आउट ऑफ बिजनेस। तो बोला ट्रांजैक्शन परफॉर्म किया गया फॉर इंडिविजुअल पर्पज, लेकिन पेमेंट किस में से कर दिया, बिजनेस में से। सच ट्रांजैक्शन शुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन अकाउंट ऑफ बिजनेस। इफ सच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड वी कैन फाइंड इट विद द हेल्प ऑफ वाउचिंग टू नो द रियल प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। सच ट्रांजैक्शन आर टू बी सेपरेटेड। तो उस केस में यही बोल दिया कि कुछ ट्रांजैक्शन आपने क्या किए होते हैं इंडिविजुअल पर्पज के लिए, लेकिन जो पेमेंट कर दिया वो किस में से कर दिया, बिजनेस में से। तो आपको उनको पर्सनल यूज़ के फॉर्म में दिखाना है, तो कहीं आप उनको एक्सपेंडिचर के फॉर्म में न दिखा दो, जिससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट कम दिखेगा, प्रॉफिट कम दिखेगा तो आपको टैक्सेस कम देने पड़ेंगे। इस तरीके से आप फ़ायदा उठाना चाहते हो, तो उसको वाउच कर रहा है ऑडिटर, ठीक है। वाउचर हैव बीन प्रोसेस्ड केयरफुली थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ इंटरनल चेक सिस्टम। ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिए थे, याद रखना। मैंने इंटरनल चेक सिस्टम पिछली वीडियो में बताया था किस तरीके से होता है जनरली, इंटरनल ऑडिट वाले पार्ट में आपको पूरा प्रॉपर समझाया था। और अभी भी मैंने बताया जो परचेज ऑर्डर का पार्ट है, रिक्वेशन स्लिप का पार्ट है, परचेज डिपार्टमेंट सप्लायर से माल मंगाएगा, उसके बेसिस पे क्या करेगा, स्टोर डिपार्टमेंट को देगा, स्टोर डिपार्टमेंट किसको देगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देगा, उस बेसिस पे सबकी नीड पूरी होगी। तो अपने आप क्या होता है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में क्या होता है, ऑटोमेटिकली चेकिंग होती रहती है। जनरली उसको क्या बोला जाता है, इंटरनल चेक सिस्टम बोला जाता है। तो आपको पता है कि अगर इंटरनल चेक सिस्टम स्ट्रांग होगा तो ऑडिटर को इतना ज़्यादा वाउच करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इंटरनल चेक अगर उसको लग गया कि अच्छा है, तो उस केसेस में क्या होगा, उसको प्रॉपर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वो आगे का काम आराम से कर सकता है। तो वहाँ पर ये बोल दिया। सेवन्थ में बोल दिया वाइल रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन वेदर डिस्टिंक्शन हैज़ बीन मेड बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम। तो मैंने शुरू में ही बता दिया था, और इसी तरीके से अभी भी बता दिया आपको कि कहीं ये नहीं कि देखो प्लांट खरीदा मैंने बोला, या जो भी मशीनरीज खरीदी उसके साथ जो भी वेजेज, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस है उसकी अलग से एंट्री कर दी रेवेन्यू के फॉर्म में, वो गलत हो जाएगा। आपको उसको कैपिटलाइज ही करना है और कैपिटल एक्सपेंडिचर में जोड़ के दिखाना है। एक एग्जाम्पल बताया, इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। इंपॉर्टेंस बोल दिया। अब इंपॉर्टेंस मैंने दो तरीके से कवर की है, एक तो 3 इंपॉर्टेंस दे रखी है और एक और करके मैंने और भी बहुत सारी दे रखी है, क्योंकि मुझे लगा कि आपको थोड़ी सी और कवर करवा देनी चाहिए। अगर आपने ऑब्जेक्टिव देख लिए, मीनिंग डेफिनेशन देख लिए तो सिंपल सा पार्ट है, पर मुझे ये सही लगी ये वाली इंपॉर्टेंस जो 3 थी, क्योंकि आपके असर्शन और रीजनिंग वाले पार्ट में या कभी कभी स्टेटमेंट वाले पार्ट में ये पूछ सकता है, इसलिए मैंने कवर करवा दिया। अब देखिए शुरू में तो वही लाइन दे रखी कि वाउचिंग का मतलब क्या, जो कि मैंने आपको बार बार बताया, तो पढ़ लेना, सिंपल सा है। अब यहाँ पे बोल रहा है इंपॉर्टेंट में सबसे पहला पार्ट कि वाउचिंग इज़ द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। अब आपको क्यों बोल रहा है, क्योंकि जब आपने पूरा पार्ट देखा तो उसमें यही था कि फ्रॉड और एरर पता करना। एक तरीके से हम बोल सकते हैं जो भी मैंने आपको बताया फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, तो अगर शुरू में ही एक तरीके से एरर फ्रॉड अगर पता नहीं कर पाओगे तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखेगा, जिसके थ्रू एक्सटर्नल यूजर क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। तो एक तरीके से वो गलत डिसीजन ले लेंगे, और जब कंपनी क्या हो रही होगी, वाइंडिंग अप हो रखी होगी, तो उस केस में क्या पता उन शेयर होल्डर को नुकसान हो सकता है और उनको जो उनका अमाउंट है वो नहीं मिले, ठीक है, जो कैपिटल है वो नहीं मिले, ऐसा भी हो सकता है। या जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया हुआ है उनको, उनसे क्या हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो यहाँ पे यही बोल दिया कि मेन एम ऑडिटिंग का क्या है, एरर और फ्रॉड पता करना। वाउचिंग इज़ द ओनली वे ऑफ डिटेक्टिंग ऑल सोर्ट्स ऑफ एरर एंड प्लान फ्रॉड, सो इट इज़ द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। सीधी सी बात, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो भी ट्रांजैक्शन है उसको ऑथेंटिकेट करना है, उसकी इरेगुलरिटी अगर पता करनी है, उसमें कोई फ्रॉड एरर पता करना है, तो वाउचिंग एक अच्छा तरीका है, क्योंकि आपको पता है कि उसमें आप सपोर्टिव डॉक्यूमेंट को देख लेते हो, उसके बेसिस पे देखते हो कि अकाउंटिंग एंट्रीज ढंग से की गई है नहीं की गई। अब एसेंस ऑफ ऑडिटिंग का मतलब क्या हुआ, वही बुक्स ऑफ अकाउंट की एक्यूरेसी चेक करनी है, वो तो है ही, लेकिन साथ में ये भी देखना है कि जो ट्रांजैक्शन है वो बिजनेस से रिलेटेड है नहीं है, ठीक है। तो उस केस में हमें पता चलता है कि देखिए जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं या उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट होता है उस पर प्रॉपर अथॉरिटी के साइन होने चाहिए। अगर अथॉरिटी के साइन नहीं है तो हमें पता चल गया कि एक तरीके से ये फर्जी है, ये फिक्टिशियस ट्रांजैक्शन है जो कि फ्रॉड के लिए किया गया है, जो भी पर्टिकुलर कंसर्न अथॉरिटी है उसके साइन ही नहीं है। अब देखिए रियल लाइफ की तो बात छोड़िए, रियल लाइफ में तो हो भी सकता है, क्योंकि जैसे मेरे दोस्त है उसका चूड़ी का काम है बहुत बड़ा, तो वो जनरली क्या करता था, जो कारीगर अपने जिनसे चूड़ी लेता था उनके ही ना बताऊँ क्या पार्टियों के ट्रांजैक्शन कर लेता था, मतलब बिल बनवा देता था बाद में। क्योंकि जनरली वो क्या करते थे, एक तरीके से होलसेलर्स जो भी उनको सेल करते थे, तो जो कारीगर से खरीदते थे तो वो तो क्या होता था, एक कच्चा बिल होता था, रफ बिल होता था बोल सकते हैं, एक एस्टीमेट होता था जिस पे कागज़ पे वो लिख के देते थे कि हमने आपको इतना माल दिया है।
उसके बेसिस पे वो रिकॉर्ड मेंटेन कर लेते थे अपनी बुक में, जो भी कच्ची बही थी या बोलते हैं कि रफ कैश बुक हो गई एक तरीके से, उसमें मेंटेन कर लेते थे। उसके हिसाब से क्या करते, वो परचेज़ के बिल बनवा देते थे पार्टियों के, यानी कारीगरों के नाम से परचेज़ के बिल बनवा देते थे। अब वो एक तरीके से क्या हो गया, फ्रॉड हो गया। लेकिन देखिए रियल लाइफ मैंने बोला थोड़ा सा अलग होता है, ज़रूरी नहीं कि उसमें फ्रॉड पता चले तो क्या होगा, इनकम टैक्स का छापा पड़ेगा, जीएसटी सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट का छापा पड़ेगा, उस हिसाब से क्या करेंगे वो पेनल्टी फाइन जो भी है वो चार्ज करेंगे। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट जो देखेंगे उनको मेंटेन करने के लिए बोलेंगे, वो सारा पार्ट होगा। लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक तरीके से फिक्टिशियस ट्रांजेक्शन के थ्रू फ्रॉड हो सकता है। ऑल दीज फैक्ट्स कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ वाउचिंग, सो वाउचिंग इज एसेंशियल फॉर ऑडिटिंग। फिर आपको बोल रहा है वाउचिंग इज इंपॉर्टेंट टू सी वेदर एविडेंसेज आर करेक्ट और नॉट। ठीक है, अभी बोल रहा है एन ऑडिटर चेक्स द बुक्स ऑफ अकाउंट टू डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड्स में बी कमिटेड प्रेजेंटिंग डुप्लीकेट वाउचर्स। All the small and big amounts of frauds can be detected with the help of vouching. So all the evidential documents and records are to be checked carefully and detailed by an auditor, which is the scope of vouching. तो वो क्या करेगा, अपनी स्किल का यूज़ करेगा, अपने ड्यू डिलीजेंस का यूज़ करेगा, उसके बेसिस पे क्या करेगा, जो भी एफर्ट देख रहा है उसके बेसिस पे वो देख रहा है कि यार कोई फ्रॉड तो नहीं है। जो भी ट्रांजेक्शन उसने देखे उसमें वो क्या देखेगा कि जो भी एविडेंसेस है उसके पास, जो भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है वो करेक्ट है या नहीं है, तो उसको प्रॉपर्ली क्या करेगा, चेक करेगा। इसलिए बोल रहा है कि देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट वाउचिंग इज द हार्ट ऑफ ऑडिटिंग, बिकॉज विदाउट द वर्क ऑफ वाउचिंग द वर्क ऑफ ऑडिटिंग कैन नॉट बी परफॉर्म। मतलब आगे का काम सही नहीं हो पाएगा और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फिर भी गलत ही दिखेंगे, वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिखा पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ वाउचिंग। अब देखिए इसमें थोड़े ज़्यादा पॉइंट दे रखे हैं, कुछ अलग ढंग से दे रखे हैं, लेकिन सबका मतलब तो सेम ही होता है। यहाँ पे क्या बोल दिया, इट इज़ राइटली सेड दैट वाउचिंग इज़ एन एसेंस ऑफ ऑडिटिंग, जो हमने ऊपर देखा। तो ये बोल रहा ऑडिट वर्क की जो सक्सेस है वो इस पर डिपेंड करती है कि किस तरीके से वाउचिंग की जाती है। ये बोल रहा है कि ऑडिटर सिर्फ यही नहीं चेक करता कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी क्या है, मतलब गणितीय शुद्धता क्या है। इसका मतलब ये नहीं देखता कि वो टोटलिंग मैच कर रही है, जरूरी नहीं कि सिर्फ ये देखे, ये तो उसका काम ही है। लेकिन उसके अलावा वो क्या देखेगा, ट्रांजेक्शन का सोर्स कौन सा है, कहने का मतलब ट्रांजेक्शन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट कौन से हैं। ठीक है, क्योंकि उसको क्या करना है, एक तरीके से मैंने बताया उसकी ट्रूथफुलनेस देखनी है, उसकी ऑथेंटिसिटी देखनी है। तो यहाँ पे सबसे क्या बोल रहा है, एंश्योर जेन्यूननेस ऑफ द ट्रांजेक्शन्स। इसका मतलब ऑडिटर को ये पता करना है कि जो भी एंट्रीज रिकॉर्ड की गई है उससे रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं, जो भी ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड किए गए हैं, जो भी एंट्रीज रिकॉर्ड की गई है वो जेन्यून है या नहीं है, वो एक्चुअल में ली गई है नहीं ली गई है, मतलब एक्चुअल में वो ट्रांजेक्शन हुआ है या नहीं हुआ, या फिर सिर्फ क्या है बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा दिया गया जबकि एक्चुअल में वो ट्रांजेक्शन तो हुआ ही नहीं। जैसे परचेज दिखा दिया गया लेकिन रियल में परचेज हुआ ही नहीं। परचेज क्यों दिखा दिया गया, बस इसलिए कि एक तरीके से एक्सपेंडिचर के फॉर्म में दिखा दिया जाए। कुछ एक्सपेंसेस दिखा दिए गए जैसे कन्वेंस के दिखा दिए गए, लेकिन रियल में वो हुए ही नहीं। ठीक, जैसे हम बोल सकते हैं कि सैलरी का जो भी शीट है वो खुद ने बना दिया और उसके हिसाब से पे कर दिया जबकि रियल में कमी पे किया है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सामने वाली पार्टी से कॉरस्पॉन्डेंस लिया जा सकता है, एक तरीके से उससे जो भी हमने पूछा, ऑडिटर ने सामने वाली पार्टी से पूछा तो उनसे रिलेटेड जो भी बातें हैं वो सामने वाले से लिख के ली जा सकती है। जैसे मान के चलिए कि आपने परचेज़ किया, ठीक है, किसी भी सप्लायर से, तो ये भी हो सकता है कि क्या पता आप गुड्स परचेज ही नहीं कर रहे हो और आपने सिर्फ बुक्स में दिखा दिया, आपने रियल में तो परचेज़ किया ही नहीं। तो जो ऑडिटर है वो ये चेक कर सकता है कि जिस भी सप्लायर से परचेज किया है वो कौन सा है, वो ऑथेंटिकेट है या नहीं है, वो जेन्यून है या नहीं है। तो एक तरीके से वो उनसे कॉरस्पॉन्डेंस भी ले सकता है, उनसे बात भी कर सकता है और उनसे पूछ सकता है कि इससे रिलेटेड बिल आपके पास है या नहीं है, क्योंकि आपने बेचा होगा सामने वाले ने तो सेल्स इनवॉइस तो होगा ही होगा। ठीक, फिर आपको बोल रहा है एनेबल टू नो ट्रांजेक्शन्स, ऑडिटर कैन चेक द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स एंड ही कैन बी श्योर दैट वॉट एवर ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इज नॉट ओनली जेन्युइन बट ऑल्सो दे रिलेट टू नेचर एंड टाइप ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय द क्लाइंट। तो एक तरीके से उसको नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन पता चल जाएगा। देखिए आपको पता है कि अगर परचेज सेल की बात कर रहे हैं, क्लोथ्स का काम है तो आपको पता है कि क्लोथ से रिलेटेड बिल होंगे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का काम है तो उनसे रिलेटेड बिल होंगे। तो एक जो सीए या ऑडिटर है उसको अपने आप ही पता चल जाता है देखते ही, हमने भी की हुई है, हमें क्या होता है एक तरीके से अंदाज़ा हो जाता है कि यार ये तो एक्चुअल बिल ही है। हेल्प टू नो रेलिवेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन। देखिए जब आपने क्या है पॉइंट्स टू बी रिमेंबर देखे थे कि वाउचिंग करते समय क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए, तो उसमें आपने देखा था कि पर्टिकुलर डेट है नहीं है, तो आप क्या देखते हो उसमें रेलिवेंस देखते हो कि वो उसी साल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होने चाहिए जिस साल की आप ऑडिटिंग कर रहे हो। तो वाउचिंग में वही आप ट्रांजेक्शन देख रहे हो। ये बोल रहा है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल रिक्वायर दैट ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच पर्टेनिंग टू दैट अकाउंटिंग पीरियड ओनली शुड बी कंसीडर्ड एंड इंक्लूडेड इन द पीएनएल अकाउंट ऑफ दैट पीरियड। मतलब ड्यू बेसिस पे जो भी आप ट्रांजेक्शन दिखा रहे हो, मर्केंटाइल बेसिस पे बोलते हैं ना, वो दिखाओगे, ये नहीं कि आप कैश बेसिस पे अकाउंटिंग कर रहे हो। ठीक, तो उस बेसिस पे हो सकता है।
अब देखिए वो कैश बेसिस पे तो आप क्या बोल सकते हो, जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट, प्रोफेशनल जो भी पर्सन है वो मेंटेन करते हैं। लेकिन अगर आप है ना मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग की बात करते हो तो जनरली वो ड्यू बेसिस पे मेंटेन करते हैं। तो हम उस अकॉर्डिंग सोच के कर रहे हैं। हम इनकम टैक्स की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, यहाँ रखना, हम नॉर्मल सोच रहे हैं अकाउंटिंग की तरफ। फैसिलिटेट्स प्रॉपर अलोकेशन ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये बार बार आपने देखा। डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर, ये भी आपको पता है। डिसाइड ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजेक्शन, आपको पता है कि जब भी आप क्या करते हो, कोई गुड्स खरीदते हो, मैंने आपको बताया, तो सामने वाला क्या करेगा, आपको परचेज का इन्वॉइस देगा। कहने का मतलब उसके लिए तो सेल्स का इन्वॉइस है, लेकिन आपके पास तो ओरिजिनल आ गया, तो उस पर प्रॉपर साइन होने चाहिए। और मैंने क्या बताया, कंपनी की सील या स्टाम्प होना चाहिए। तो वो डेली ऑथोराइज होना चाहिए किसी रेस्पॉन्सिबल पर्सन से या किसी ऑफिशियल पर्सन से। ये बोल दिया। ये आराम से किसको पता चल जाएगा, ऑडिटर को पता चल जाएगा। एंश्योर प्रॉपर अकाउंटिंग, देखिए अब सीधी सी बात है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, अकाउंटिंग रूल्स रेगुलेशन कॉन्सेप्ट कन्वेंशन प्रैक्टिसेस कुछ भी बोलिए, वो फॉलो हो रही है या नहीं हो रही। जैसे हमने बोल दिया फीफो लीफो वेटेड एवरेज जो जनरली मेथड फॉलो हो रहे हैं, तो किस टाइप से फॉलो हो रहे हैं। डेप्रिसिएशन में कौन सा मेथड फॉलो हो रहा है। इन्वेंट्री के लिए कॉस्ट मार्केट वैल्यू विच इज लेस बोलते हैं, तो वो एक कॉन्सेप्ट होता है, वो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा, वो प्रॉपर अकाउंटिंग में पता आपको चल जाएगा, वाउचिंग में पता चल जाएगा। कंप्लायंस विथ लॉ, तो इसी तरीके से क्या बोल दिया कि वो कंपनीज एक्ट 2013 है उसको फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा। इसी तरीके से अदर एक्ट भी हो सकते हैं, अदर जो भी लॉ हैं, मैंने जैसे इनकम टैक्स एक्ट बोला, या इसके अलावा जो भी लॉ हैं, जैसे आप है ना सैलरी पे कर रहे हो या जो भी अमाउंट पे कर रहे हो, वर्कर को जो भी क्या कर रहे हो, लेबर को पे कर रहे हो, तो लेबर एक्ट्स का फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा, तो वो बाकी सारे पार्ट भी क्या करेगा, कुछ ना कुछ चेक कर लेगा। अब यहाँ पे बोल रहा है वाउचिंग ऑफ कैश बुक और कैश ट्रांजेक्शन। अब देखिए ऐसे नहीं है, याद रखना कि यहाँ पे कैश बुक और कैश ट्रांजेक्शन की बात कर रहा है, तो उसमें कैश रिसिप्ट भी आती है और कैश पेमेंट भी आता है। तो यहाँ पे क्या है कि शुरू में तो कुछ ऐसे पॉइंट दे रखे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फिर देखिए बहुत सारे ट्रांजेक्शन दिख जाएंगे जो कि डेबिट साइड के होते हैं। डेबिट साइड का मतलब क्या हो गया, रिसिप्ट साइड के, जिसमें यहाँ से चालू हो जाएगा, देखिए ओपनिंग बैलेंस, कैश सेल्स, रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स, रिसिप्ट फ्रॉम बीआर, इस तरीके से मैंने कवर कर रखे हैं। अब ये मत सोचना कि यार किसी पर्टिकुलर पीडीएफ में तो बहुत सारे मिलते हैं, किसी में कम मिलते हैं। मुझे जितने लगे मैंने कवर कर लिए, जहाँ से भी मिले। आपको कभी भी इसमें रटना नहीं है। आप अगर एक दो पॉइंट पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कि जब भी एग्जाम में आएगा आपको खुद ही पता चल जाएगा ये पार्ट। क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपको डॉक्यूमेंट एविडेंस चाहिए। आप खुद एक ऑडिटर होकर सोचो कि जब भी लोन मिलता है तो आपको क्या क्या सोचना पड़ेगा, कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होने चाहिए। उस तरीके से अपने आप लोगों को अंदाज़ा होता है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी आपको इनकम टैक्स के या लीगल प्रोविज़न भी पता होने चाहिए, कि कितने तक लोन का अमाउंट कैश में अलाउ हुआ है, कि कैश से रिलेटेड लोन मिला, कहने का मतलब बैंक से या चेक से रिलेटेड नहीं मिला, कैश में लोन मिला, तो उससे रिलेटेड अमाउंट कितना होना चाहिए। वो जनरली इनकम टैक्स की नॉलेज आपको हल्की सी होनी चाहिए। तो आप गूगल करोगे आपको अपने आप पता चल जाएगा, ये भी होता है। फिर भी मैं आपको कुछ कुछ पॉइंट बताऊंगा। इसी तरीके से आपका क्या है, क्रेडिट साइड का मतलब कैश पेमेंट का है, वो मैंने कवर किए हैं। तो मैं इतने सारे थोड़ी बताऊंगा, देखिए कितने सारे हैं, कम से कम 8-10 पेज से रिलेटेड है। तो आपको इसमें से खुद कुछ पढ़ने पड़ेंगे। मैं कुछ कुछ मेन मेन बता दूंगा जैसे आपको। फिर देखिए मैं बताऊंगा आपको टीमिंग एंड लीडिंग का पार्ट। ये वाउचिंग ऑफ ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन आ गए, इसका मतलब क्या हो गया, इसमें परचेज आ गई, क्रेडिट परचेज आ गई, क्रेडिट सेल्स आ गई, परचे रिटर्न आ गई, सेल्स रिटर्न आ गई, और जर्नल प्रॉपर आ गया। ये सारा पार्ट आ गया, देखिए ये आ गया। फिर इसके बाद जो आपका आएगा वो आएगा टीमिंग एंड लीडिंग का पार्ट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ कैश ट्रांजेक्शन से रिलेटेड पढ़ लेते हैं, और कुछ उसके एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा, और बाकी सारे आप खुद देख लेना। ठीक है, 2-3 मैं क्या करता हूँ, रिसिप्ट वाले लेता हूँ, 2-3 पेमेंट वाले ले लेता हूँ, और कुछ मैं ट्रेडिंग वाले ले लेता हूँ, जैसे परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न या परचेज बुक या सेल्स बुक का ले लेता हूँ एक दो पार्ट, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। फिर टीमिंग एंड लीडिंग कर लेते हैं, जिससे आज पार्ट खत्म हो जाएगा। फिर अगली वीडियो में देखेंगे हम वेरिफिकेशन का पार्ट। तो चलते हैं पहले कैश वाले एग्जाम्पल की तरफ। अब देखिए ये बोल रहा है वाउचिंग ऑफ कैश बुक और कैश ट्रांजैक्शन। जब भी कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होते हैं तो कुछ मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये बोल रहा है। ये बोल रहा है कैश ट्रांजैक्शन हमेशा हर दिन होते रहते हैं, आपको पता है बिजनेस में। तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए, प्रॉपर अटेंशन देना चाहिए और प्रॉपर केयर रखनी चाहिए। याद रखना कि कैश रिसिप्ट है ना, उसको वाउच करना टिपिकल होता है। क्योंकि जनरली क्या होता है, जो भी कैश रिसिप्ट का पार्ट है वो किसका होता है, बिजनेसमैन से रिलेटेड होता है। उसको कैश मिल रहा होता है, तो उसको कैसे भी मैनिपुलेट कर सकता है, जो भी उसका स्टाफ है वो कैसे मैनिपुलेट करता है। तो वाउचिंग में जो ऑडिटर का मेन दिक्कत होता है वो कैश रिसिप्ट होता है। कैश पेमेंट तो चलो क्या है कि एक तरीके से जो भी पेमेंट किया है वो सामने वाली पार्टी से कंफर्म भी हो सकता है कि हाँ सामने वाली पार्टी ने भी तो एंट्री की होगी, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। लेकिन मेन दिक्कत क्या आती है कि जैसे रिसिप्ट का पार्ट आता है तो मैनिपुलेशन का बहुत ज़्यादा, फ्रॉड और एरर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव क्या बोल रखा है, कैश ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, कि जितनी भी रिसिप्ट है कैश से रिलेटेड वो ढंग से अकाउंटेड की गई हो, यानी रिकॉर्ड की गई हो। कोई भी बोल रहा है कि इम्प्रॉपर पेमेंट में नहीं किया गया हो, कहने का मतलब जो पेमेंट किसी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है उसी से रिलेटेड किया गया हो, सीधी सी बात है। जो भी रिसिप्ट और पेमेंट है कैश से रिलेटेड एक्चुअल होने चाहिए और प्रॉपर्ली रिकॉर्ड होने चाहिए।
जो भी पेमेंट है वो प्रॉपर पर्सन से रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है, यानी प्रॉपर आपने एक्चुअल पर्सन को किए हैं, जिस सप्लायर से आपने माल खरीदा उसी को पेमेंट किया है। हवा वाला सप्लायर नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब एक्चुअल सप्लायर होना चाहिए, उसको पेमेंट कर रहे हो। जिस भी आपने पार्टी से सर्विस ली, जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर किए, तो आप उसको प्रॉपर पे कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि वो पार्टी बिल्कुल ओरिजिनल है। तो पेमेंट ट्रू होना चाहिए। टू सी दैट कैश एंड बैंक बैलेंस करेक्ट एंड रियली एग्जिस्ट, ये होना चाहिए। जैसे हम ये बोल सकते हैं कि देखिए, अगर पिछली ऑडिटेड बैलेंस शीट का जो कैश एंड बैंक बैलेंस क्लोजिंग दे रखा था, तो ओपनिंग भी वही होना चाहिए, वो चेक करना चाहिए। किसको? ऑडिटर को। सबसे पहले वही चेक करता है जब भी कैश एंड बैंक बैलेंस की बात करता है, कि पिछली बैलेंस शीट में जो क्लोजिंग बैलेंस है, इस साल ओपनिंग बैलेंस वो है या नहीं है, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी। तो ये बोला वाउचिंग ऑफ कैश बुक और कैश ट्रांजेक्शन्स कवर द वाउचिंग ऑफ रिसिप्ट साइड एंड वाउचिंग ऑफ पेमेंट साइड, मतलब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड जो कैश बुक या बैंक बुक की बात करता है, वो किससे रिलेटेड आएगा आपका, यानी कैश बुक की जो भी बात करता है या बैंक के ट्रांजेक्शन की बात करता है डेबिट साइड, तो वो रिसिप्ट पार्ट को डिनोट करता है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, वाउचिंग ऑफ कैश रिसिप्ट ट्रांजेक्शन इज मोर डिफिकल्ट देन दैट ऑफ कैश पेमेंट ट्रांजेक्शंस सिंस देयर इज ग्रेटर चांस ऑफ मैनिपुलेशन इन रिगार्ड्स टू कैश रिसिप्ट। ये आ गया। देखिए, ये तो मैंने आपको बताया कि कैश रिसिप्ट ज़्यादा टिपिकल होती है वाउच करना, ये इसने बोल ही दिया, क्योंकि कैश रिसिप्ट में मैनिपुलेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, यानी जो भी स्टाफ है वो मैनिपुलेट कर सकता है, जो टॉप मैनेजमेंट है वो भी मैनिपुलेट कर सकता है, फ्रॉड एरर के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। द ऑडिटर शुड बियर इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स वाइल वाउचिंग द कैश रिसिप्ट ट्रांजेक्शन, बोल दिया। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ ही क्या होती है कि आपको पता है कि अगर इंटरनल चेक बिजनेस से रिलेटेड अच्छा है, क्योंकि आपको पता है कि पर्टिकुलर हर स्टाफ में, हर वर्कर में, हर डिपार्टमेंट में काम बटा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली या इंडिपेंडेंटली चेक हो रहा है, जो कि मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में, मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आप चाहो तो एग्जांपल देख सकते हो। उससे पहले भी मैं आपको बार बार इंटरनल चेक बता चुका हूँ कि इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड पार्ट है, इंटरनल ऑडिट भी आता है और इंटरनल चेक आता है। इंटरनल ऑडिट कब होता है? जब कोई एक्टिविटी हो चुकी होती है, या कोई बिजनेस का ट्रांजेक्शन, फाइनेंसिंग का, अकाउंटिंग की एक्टिविटी हो गई, उसके बाद क्या ऑडिटर क्या कर रहा है? ऑडिट कर रहा है। जबकि इंटरनल चेक साथ साथ चलता रहता है, आपको पता है, ट्रांजैक्शन भी हो रहा है और साथ साथ क्या हो रहा है? ऑथेंटिसिटी भी चेक होती जा रही है, इंडिपेंडेंटली ये चेक होता रहता है। अब देखिए, यहाँ पे बोला ऑडिटर शुड केयरफुली एग्जामिन द सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक इन ऑपरेशन विद रिगार्ड टू कैश रिसिप्ट ट्रांजेक्शन, कि कैशियर ने रिकॉर्ड किया, ठीक है, उसके बेसिस पे उसने क्या कर दी? रिसिप्ट दे दी। फिर रिसिप्ट के बेसिस पे जो भी कॉपी वॉपी पड़ी थी आपके पास, यानी कार्बन कॉपी पड़ी थी, उसके बेसिस पे जो भी अकाउंटेंट है उसने ढंग से रिकॉर्ड कर लिया। फिर पोस्टिंग का पार्ट आ गया। फिर इसके अलावा क्या है कि कैश को मेंटेन करने का पार्ट वो प्रॉपर किया गया है। इस तरीके से अलग अलग क्या हो सकती है? एक्टिविटी हो सकती है, जिसको इंटरनल चेक के थ्रू प्रॉपर देखा गया है। अब इंटरनल चेक अगर सही है तो उस बेसिस पे क्या होगा? ऑडिटर इतने ज़्यादा एफर्ट नहीं दिखाता, क्योंकि आपको पता है कि अगर इंटरनल चेक सही है और इतने सारे ट्रांजेक्शन है, मान लो कैश के एक साल के 1,000 ट्रांजेक्शन है, 1,500 ट्रांजेक्शन है, अब वो प्रॉपर थोड़ी सारे के सारे चेक करेगा, तो वो क्या करेगा? टेस्ट चेकिंग की तरफ आ जाएगा। अगर इंटरनल चेक सही नहीं है तो फिर तो उसको पूरे ही चेक करने पड़ेंगे। तो ये बोल रहा है एन ऑडिटर कैन रिसोर्ट टू टेस्ट चेकिंग ओनली इफ़ ही हैज़ सेटिस्फाइड हिमसेल्फ दैट देर इज़ एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक। अब देखिए, टेस्ट चेकिंग का मतलब क्या होता है, आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जब भी कोई सिमिलर एक्टिविटीज़ होती है, जैसे आपको पता है कि कैश सिमिलर एक्टिविटीज़ है, बहुत सारे कैश के ट्रांजैक्शन, तो कैश 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 बार बार आ रहा है, सिमिलर एक्टिविटीज़ है, तो बोल रहा है कि उसमें क्या कर सकते हो आप? सैम्पलिंग भी ले सकते हो, यानी उसमें से कुछ क्या उठा सकते हो, कुछ ट्रांजैक्शन उठा लिए और उनको प्रॉपर क्या करा? ऑडिटर ने वाउच कर लिया, चेक कर लिया, तो वो क्या हो गया? एक तरीके से टेस्ट चेकिंग हो गया। तो ये बोल रहा है अगर इंटरनल चेक एफिशिएंट है तो उस केस में क्या, उसे सारी चीज़ें देखने की जरूरत नहीं है, वो कुछ रैंडम क्या करेगा? सैंपल उठा देगा, सिमिलर कैश की एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ सैंपल उठा लेगा और उसके बेसिस पे चेकिंग कर लेगा। फिर इसी तरीके से बोल रहा है कि अगर रफ कैश बुक मेंटेन कर रखी है, जो एक तरीके से कैश रिसिप्ट की डायरी मेंटेन कर रखी हुई है, रफ कैश बुक मेंटेन कर रखी है, जिसमें बस ये लिख लेता है कि इस पार्टी से इतना कैश आया या इतना जनरली गया, तो वो अगर मेंटेन किया है तो उसको क्या करेगा? वो कंपेयर करेगा किससे? एक्चुअल कैश बुक से, कि कोई ट्रांजैक्शन गड़बड़ तो नहीं किया गया, जो रफ कैश बुक में दिखाया गया लेकिन एक्चुअल कैश बुक में नहीं दिखाया गया, ऐसे भी हो सकता है। ठीक। ही शुड एग्जामिन द मेथड ऑफ डिपॉजिटिंग डेली रिसिप्ट इनटू द बैंक, कि बैंक में कैसे डेली रिसिप्ट जमा कराई जाती है। ही शुड चेक द बैंक पासबुक विद द एंट्रीज इन कैश बुक। ही शुड वाउच कैश रिसिप्ट बाय रेफरेंस टू डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ये बोल दिया। कहने का मतलब जो कैश रिसिप्ट हुई उससे रिलेटेड जो भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है, एविडेंस है, वो पता होना चाहिए। इसी तरीके से बोल रहा है कि ही शुड इंक्वायर इनटू सिस्टम ऑफ अलाउइंग डॉक्यूमेंट्स, द रेट ऑफ डिस्काउंट अलाउड, ये सारा पार्ट। He should inquire into the bad debts written off. He should satisfy himself the bad debts written off are authorized by a responsible person, कि जो भी बैड डेट्स किए गए हैं और आपको पता है कि उनको एक तरीके से रिटर्न ऑफ किया गया है। कहने का मतलब ये नहीं कि टाइम से पहले रिटर्न ऑफ कर दिया गया। आपको पता है कि बैड डेट्स का मतलब क्या हुआ? पैसे डूब गए, तो आपने बैड डेट्स के फॉर्म में एंट्री कर ली।
अब वो क्योंकि आपको प्रॉपर एक तरीके से अंदाज़ा हो गया, आपने कस्टमर को बार बार फ़ोन किया, कस्टमर रिप्लाई नहीं कर रहा, कस्टमर बग गया, कस्टमर इंसॉल्वेंट हो गया, उसने आपको अमाउंट नहीं दिया, तब जाके प्रॉपरली क्या है बैड डेट्स की आपने एंट्री की है, वरना ऐसे ही थोड़ी करेंगे। तो बोल रहा है कि रेस्पॉन्सिबल पर्सन ने इसको ऑथोराइज कर रखा है। फिर ये बोल रहा है ही शुड एंश्योर वेदर देर इज ए प्रॉपर कंट्रोल ओवर यूज ऑफ रिसिप्ट बुक। इन दिस कंटेक्स्ट ही शुड कीप इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट। सारी की सारी जो भी रिसिप्ट हैं वो क्या होनी चाहिए, प्रिंटेड फॉर्म में होनी चाहिए। सी दैट रिसिप्ट बुक शुड बी कंजिक्यूटिवली नंबर्ड। देखिए सीधी सी बात है, जब आपको क्या होता है किसी कस्टमर से कैश मिलता है तो सामने वाले को क्या देते हो, रिसिप्ट देते हो। स्कूल में क्या होता है, अब हम फीस जमा कराते थे तो जो भी स्कूल की अथॉरिटी वो हमें क्या देती थी, स्लिप देती थी, पता है ना। तो वैसे ही जब भी क्या होता है किसी डीलर के पास कैश आता है तो वो क्या करेगा, सामने वाले को स्लिप देगा। मेरे पास भी फीस जमा होती है, मैं क्या करता हूँ, स्लिप देता हूँ। तो एक प्रिंटेड फॉर्म में 101, 102, 103 इस तरीके से होनी चाहिए। द रिसिप्ट हैव टू बी साइन बाय द रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर। जैसे मैं एक डायरेक्टर हूँ तो मैं साइन कर लेता हूँ। द अनयूज रिसिप्ट बुक शुड बी केप्ट इन सेफ कस्टडी। जैसे मेरे पास बाकी और पड़ी हुई है, अभी एक ही बिल बुक काम आई है, बाकी मेरे पास 9 और पड़ी है क्योंकि मैंने उतनी प्रिंट की हुई है तो वो संभाल के रखी हुई है। ऑल स्पॉइल्ड रिसिप्ट शुड रिमेन अटैच टू द काउंटर फॉइल। ये बोल रहा है कि जो भी स्पॉइल्ड रिसिप्ट हो गई, कहने का मतलब देखिए कि मान के चलिए कोई रिसिप्ट कैंसिल हो गई, ऐसे बोल सकते हैं, तो उस केस में क्या होगा, आप उसकी काउंटर फॉइल मतलब आपके पास जो कॉपी होती है उसको मेंटेन करना। ये नहीं कि कॉपी को फाड़ के फेंक दिया और कचरे में यानी डस्टबिन में फेंक दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी कॉपी तो आपके पास होनी चाहिए कैंसिल वाले पार्ट की। जैसे आप सेल करते हो ना, तो आपको पता है कि जो सेल्स इन्वॉइस होता है तब भी आपको क्या करना पड़ता है, बिल को तो मेंटेन करना ही पड़ता है चाहे कैंसिल हो चुका हो। ये नहीं कि आप फाड़ के फेंक देते हो, ऐसा नहीं है। उसी तरीके रिसिप्ट में भी बोल रखा है आपको मेंटेन करके रखनी चाहिए। वैसे देखिए अब आ गया वाउचिंग का पार्ट, जिसमें क्या बोल दिया कि जो भी आपके डेबिट साइड के हैं यानी जो भी आपके कैश रिसिप्ट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है उसको आप कैसे कैसे चेक करोगे। तो ओपनिंग बैलेंस के लिए क्या बोल दिया कि पिछले साल की जो भी ऑडिटेड बैलेंस शीट है उसके थ्रू आपने देख लिया कि क्लोजिंग बैलेंस क्या था, वही आपका ओपनिंग बैलेंस होना चाहिए, ये बोल दिया। कैश सेल में जनरली क्या बोल दिया, वही अगर आपका इंटरनल चेक अच्छा है पहले उसको एग्जामिन करो, अगर वो एफिशिएंट है तो उस बेसिस पे क्या करो, टेस्ट चेक करो, अगर वो एफिशिएंट नहीं है तो आपको प्रॉपर पूरा चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे ये बोल रहा है। तो ये बोल रहा है ऑडिटर शुड वाउच द कैश सेल्स एज फॉलोज। कैश मेमोज रिटर्न बाय द सेल्समैन शुड बी चेक विद द समरी सेल्स प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द डे। देखिए आजकल तो क्या है कि टैली के थ्रू या कंप्यूटर अकाउंटिंग के थ्रू तो ये बिल्कुल सिंपल काम हो गया है, क्योंकि आपको क्या है मैनुअली इतना काम नहीं करना पड़ता। आपको फटाफट क्या करना पड़ता है, जो भी पर्टिकुलर है बिल फटाफट बना लिए, कैश इनवॉइस है जल्दी से क्रिएट कर लिया, तो जो भी कैश मेमो वो क्रिएट हो गया, उससे रिलेटेड समरी आपको दिख जाती है, तो पता चल जाता है। ही शुड एग्जामिन द रफ कैश बुक इफ़ एनी। तो ऑडिटर क्या करेगा, रफ कैश बुक को देखेगा, फिर उसको मेन कैश बुक जो भी ओरिजिनल कैश बुक है उसके साथ मैच करेगा कि उसमें कोई डिफरेंस तो नहीं है, डेविएशन तो नहीं है। समरी ऑफ डेली सेल्स शुड बी चेक विद द एंट्री इन द स्टॉक रजिस्टर। क्योंकि आपने डेली सेल्स की, उससे रिलेटेड कितना स्टॉक, क्योंकि देखिए बोला समरीज ऑफ डेली सेल्स, तो उसमें क्या है स्टॉक कितना बेचा, तो स्टॉक रजिस्टर से कंपेयर करेंगे, उसके बेसिस पे ही देख पाएंगे ना कि कितना स्टॉक बचा है। कहीं गलती से गलत तो स्टॉक रजिस्टर में नहीं चढ़ा दिया गया। ही शुड वेरीफाई द डेली डिपॉजिट ऑफ कैश रिसीव्ड इनटू द बैंक। पे इन स्लिप ऑल्सो शुड बी वाउच। सीधी सी बात। अब देखिए रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स का पार्ट दे रखा है, इसी तरीके से डेटर से रिलेटेड दे रखा है। ही शुड इंक्वायर इनटू द सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक, सबसे पहले ये बोल दिया। उसके बाद देखिए अब आगे यहाँ पे ही शुड चेक द टोटल कैश रिसीव्ड फ्रॉम द डेटर्स बाय वेरीफाइंग द रफ कैश बुक विद द काउंटर फॉइल ऑफ द रिसिप्ट इशू टू कस्टमर। आपको पता है कि जब भी कस्टमर से कैश मिलता है तो कस्टमर को आप क्या करते हो, रिसिप्ट इशू करते हो, तो उसकी जो भी काउंटर फॉइल है, उसकी जो भी कॉपी है वो आपके पास पड़ी रहेगी। उसको आप क्या कर रहे हो, कैश बुक जो भी आपके पास रफ है उसके साथ मैच कर रहे हो। फिर इसके अलावा जो भी आपको कैश रिसीव्ड हुआ टोटल उसके साथ मैच कर लिया। ही शुड चेक द कैश बुक विद द रफ कैश बुक आ गया। ही शुड चेक द डिटेल ऑफ कैश एंड चेक्स पेड इनटू द बैंक। He should inquire into whether bad debts are written off by a competent authority. He should verify the balances due as per the schedule of debtors with letter of confirmation received। कि एक तरीके से ये हो गया, देखिए यानी क्या हो गया कि ये बोल सकते हैं कि ऑडिटर ने डेटर्स से कंफर्म कर दिया एक तरीके से कि आपने अमाउंट दिया या नहीं हुआ दिया, आपका कुछ ड्यू अमाउंट तो नहीं बचा जनरली, ये देख लिया। ही शुड बी अलर्ट टू द पॉसिबिलिटी ऑफ टीमिंग एंड लेडिंग। अब देखिए टीमिंग एंड लेडिंग का पार्ट दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, ये जो रिसिप्ट फ्रॉम BR इस तरीके से दे रखे हैं तो ये आप चेक कर लेना। एक चीज़ ये भी देख लेना, यहाँ पे दे रखा है बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट एंड IOUs रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। इसका मतलब होता है IOU, ठीक है, कि मैं आपका ऋणी हूँ, ऐसे बोलते हैं ना IOU।
ठीक है, कि मुझे आपको कुछ ना कुछ पैसे देने हैं, जनरली ये पार्ट आ गया। तो यहाँ पे बोल रहा है आई ओ यू रिसीव फ्रॉम डेटर्स, इसका मतलब क्या है, डेटर्स को हमें कुछ ना कुछ पैसे देने, ठीक है। अगर मैं बोलता आई ओ यूज़, अगर हम दे रहे हैं किसको, सप्लायर को, तो इसका मतलब क्या है, हमें सप्लायर को पेमेंट करना है। यहाँ पे क्या बोला, डेटर से रिसीव हुआ, तो इसका मतलब डेटर्स हमें कुछ ना कुछ देगा। इसका मतलब हिंदी में होता है कि मैं आपका ऋणी हूँ, मैं आपका ऋणी हूँ। तो डेटर क्या बोल रहा है कि मुझे आपको पैसे देने हैं, किसको देने हैं, हमें, क्योंकि हमें पता है कि हमने सामने वाले डेटर्स को क्या करा है, गुड्स बेचा है, गुड्स सेल किया है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब देखिए इसमें जनरली दो पार्ट आता है, रिसिप्ट फ्रॉम बिल डिस्काउंटेड आता है, रिसिप्ट फ्रॉम बिल मैच्योर्ड आता है। तो एक बार जाके देख लेना, नॉर्मल से पार्ट है। फिर देखिए रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। जब भी आप इन्वेस्टमेंट बेचते हो तो क्या होता है, ब्रोकर का एक ब्रोकर नोट होता है, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट नोट होता है, जिसमें जनरली क्या होता है, सारी डिटेल होती है इन्वेस्टमेंट की, और नोट का नंबर, ये सारा सब कुछ होता है। तो वो एक तरीके से ऑडिटर चेक कर रहा है। इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें हैं वो पता चल जाएगी। जब इन्वेस्टमेंट बेचोगे तो बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन होगा। आजकल आपको पता है कि बहुत सारे ऐप आ गए हैं, ग्रो ऐप आ गया, या हम बोल सकते हैं अप स्टॉक्स आ गया, जैरोदा नाम से जनरली क्या है, कंपनी है, बहुत अच्छी है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या शेयर एक्सचेंज, शेयर मार्केट से रिलेटेड, वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आपको थोड़ा आइडिया है तो उस बेसिस पे क्या करते हो, जब भी आप क्या करते हो, खरीदते हो बेचते हो तो जनरली क्या हो गया, ब्रोकर सोल्ड नोट हो गया या कॉन्ट्रैक्ट नोट हो गया जो आपको मिल गया, जिसके बेसिस पे जो भी ऑडिटर है वो वाउच कर सकता है, चेक कर सकता है कि ऑथेंटिकेट है या नहीं है। बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हुआ है तो आपको बताया कि बैंक से रिलेटेड स्टेटमेंट आपने देख लिया कि इन्वेस्टमेंट बेचा है। एक्स डिविडेंड पार्ट आ गया, कम डिविडेंड का पार्ट आ गया, तो वो जनरली कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, उसको आपको प्रॉपर्ली क्या करना है, अरेंज करना है। ये नहीं कि आपने गलती से जो डिविडेंड का पार्ट है उसको कैपिटलाइज कर दिया और कैपिटल रिसिप्ट में दिखा दिया। तो अगर आपने कोई कम डिविडेंड बेचा है तो उस केसेस में डिविडेंड को आपको अलग करना चाहिए। इस तरीके से आपको पता रहना चाहिए। तो ये नॉर्मल पार्ट है। फिक्सेड बेची तो फिक्सेड से रिलेटेड पार्ट दे रखा है। तो आप क्या करोगे, जब ऊपर से ही पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कुछ मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ अभी कि ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप क्या करोगे, ऊपर से भी पढ़ोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएंगे, और आप क्या होगे, बोर हो जाओगे। मुझे पता है इतना सारा मैं आपको सेम टू सेम बताता रहूँगा, तो एक बार आप चेक कर लेना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जनरली आपको सिर्फ टीमिंग एंड लीडिंग बता रहा हूँ, और एक दो पॉइंट और बता दूंगा, और बाकी सारा पार्ट तो आपका नॉर्मल है। ये सारे के सारे आप खुद वाउचिंग के देख लेना। देखिए क्या होता है कि अगर मैं ये पर्टिकुलर आपको बताऊंगा तो मुझे 1 से 1.5 घंटा और एक्स्ट्रा लग जाएगा इस पर्टिकुलर पार्ट को बोलने में। और मैं क्या करूँगा, बोलूँगा और ये बोलूँगा कि पर्टिकुलर क्या होता है, वेजेस शीट होती है, जिसके थ्रू क्या होता है, वेजेस का पार्ट मेंटेन होता है। सैलरी में क्या होता है, पेरोल रजिस्टर होता है, जिसमें सारी सैलरी की डिटेल होती है एम्प्लॉय की। बेसिक क्या होगा, डीए क्या होगा, एचआरए क्या होगा, तो वो जनरली आपको भी पता रहता है, सैलरी रजिस्टर, इस तरीके से। तो कुछ ना कुछ डिटेल्स तो आपको वैसे भी पता रहती है। तो एक बार क्या करते हैं, हम सबसे पहले देख लेते हैं टीमिंग एंड लीडिंग। देखिए ये दे रखा है। देखिए जनरली क्या है कि कैश को मिस अप्रोप्रिएट करने का तरीका है, कुछ समय के लिए मिस अप्रोप्रिएट कर ले। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो भी ओनर का कैश है, वो जो कैशियर है वो खुद के पर्सनल यूज के लिए ले लेता है, जब तक कि एक तरीके से पता ना चले। कैसे, ये मान के चलिए कि देखिए किसी कस्टमर से आपको कैश मिला और आप कैशियर हो, तो आपने उसको रिकॉर्ड नहीं करा, आपने उसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले लिया, मोबाइल ले लिया। आपको क्या करना है, किसी को लोन का पेमेंट करना है, आपने उसका पेमेंट कर दिया। तो मान के चलिए कि आपको 10,000 मिले थे कस्टमर से, ठीक है, किससे, एक ए नाम के कस्टमर से मिला। तो आपने उसको रिकॉर्ड नहीं किया बुक्स में, क्योंकि आप कैशियर हो, आप अकाउंटेंट हो, मान के चलो आपको 10,000 मिले, आप ही कैशियर हो, आप अकाउंटेंट हो, तो आपने इसको रिकॉर्ड नहीं करा। या चलो आप ही कैशियर हो, आपने जनरली इसको रिकॉर्ड नहीं करा, तो अकाउंटेंट भी रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा। ये हो गया। तो 10,000 आपको मिल गए, आपने उसको यूज़ कर लिया पर्सनल यूज़ के लिए। अब देखिए बी कस्टमर ने जब भी आपको क्या करा, कोई अमाउंट दिया होगा, मान के चलो 10,000 ही दिया, तो आपने ए कस्टमर से जो कैश मिला था ना, आपने उस वक्त रिकॉर्ड नहीं करा। लेकिन बी से जैसे ही आपको 10,000 का कैश मिला तो आपने उसको ए के खाते से चार्ज कर दिया। इसका मतलब ए का जो भी ड्यू अमाउंट था, ए से 10,000 मिल गए थे, लेकिन आपने ड्यू अमाउंट ख़त्म नहीं करा था। ए का जो भी डेबिट साइड था वो आपने ख़त्म नहीं करा, उसको क्रेडिट नहीं किया था। लेकिन आपने कब करा, जब आपको बी ने कैश दिया, तो आपने कैश टू बी नहीं करा, आपने कैश टू ए कर दिया। आपने क्या करा, कैश टू ए कर दिया। उसी तरीके से मान लिया सी ने जब 10,000 दिए, तो तब आपने क्या करा, कैश टू बी करा। इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, आगे बढ़ाते जा रहे हो पार्ट को। अब ये कब पता चलेगा, जब वाउचिंग होगी, जब चेकिंग होगी, जब उसका फ्रॉड पता चलेगा कैशियर का, जब कैशियर पकड़ में आएगा कि इसने मिस एप्रोप्रिएशन किया है। तो आप क्या कर रहे हो, जैसे जैसे अगले कस्टमर का कैश आते जा रहा है, तो पिछले जो कस्टमर है उसके पार्ट से यूटिलाइज करते जा रहे हो, क्योंकि आपने सबसे पहले कस्टमर की एंट्री की ही नहीं, आपने सबसे पहले कस्टमर की एंट्री की ही नहीं। तो यहाँ पे यही बोल रहा है। एक ऐसे भी देख लीजिए, जैसे देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है
इससे आप समझ जाएंगे। देखिए जैसे ये स्टाफ मेंबर दे रखा है, इसका मतलब क्या है, ये कैशियर है मान लीजिए, है ना, यही तो है, ये कैशियर है। कस्टमर ए ने कैश पेमेंट किया इस कैशियर को, तो इसने ले लिया, लेकिन इसने रिकॉर्ड नहीं करा। तो अभी भी देखिए क्या बोल रहा है, कस्टमर ए का डेट ड्यू दिखा रहा है। यानी अभी भी बुक्स में क्या दिखा रहा है कि जब आप देखोगे कस्टमर ए का बैलेंस अभी बचा हुआ है, पैसे देना बाकी है। मान लो कस्टमर ए ने कितने दिए थे, 10,000 दिए थे, ये हो गया। अब कस्टमर बी ने जैसे ही 10,000 पे कर दिया, क्योंकि कस्टमर बी भी 10,000 ही देता है, ये मान के चलिए, तो जो ये कैशियर है ना, उसने क्या कर दिया, कस्टमर ए का जो भी ड्यू अमाउंट था, क्योंकि अभी तक तो अकाउंटिंग की नहीं थी, 10,000 को कैशियर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले लिया था, कस्टमर ए ने जो कैश दिया था, तो कस्टमर ए का बैलेंस अभी बचा हुआ था। तो कस्टमर बी ने जो भी कैश पे किया, उसको कस्टमर ए के ड्यू अमाउंट के अगेंस्ट एडजस्ट कर दिया इस कैशियर ने। ठीक है, फिर क्या हुआ, कस्टमर सी से भी 10,000 मिले। तो आपको पता है कि देखिए ये तो एडजस्ट हो गया, लेकिन बी अभी भी एडजस्ट नहीं हुआ, जबकि बी ने तो कैश पे कर दिया था। तो कैशियर ने वापस से क्या किया, जैसे ही कस्टमर सी से कैश मिला, तो उसको बी के ड्यू अमाउंट्स के अगेंस्ट एडजस्ट कर दिया। तो इस तरीके से अभी भी सी का ड्यू है। अब देखिए अगर वाउचिंग जब तक नहीं होती, या उसके पास क्या पता कैशियर के पास कैश आ जाता है, तो बाद में उसको एडजस्ट कर ले, अलग बात है। लेकिन अगर वो एडजस्ट नहीं कर पाए, मिस एप्रोप्रिएशन का पार्ट अभी भी रहे, कहने का मतलब कैश उसने यूज़ कर लिया, लेकिन वो पे ही नहीं कर पा रहा क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, कुछ ना कुछ फ्रॉड बाद में पता चल जाएगा। यानी कैशियर बाद में पकड़ा तो जाएगा ही जाएगा जैसे ही वाउचिंग होगी। उसे जनरली क्या बोलते हैं, टीमिंग एंड लेडिंग। तो यहाँ पे यही बोल रहा है, टीमिंग एंड लेडिंग इज़ ए बुक कीपिंग फ्रॉड ऑल्सो नोन एज शॉर्ट बैंकिंग, डीलेड अकाउंटिंग। तो देखिए आप क्या कर रहे हो, डीलेड अकाउंटिंग क्यों कर रहे हो, क्योंकि जैसे ही बी से कैश मिला तब जाके ए का ड्यू अमाउंट एडजस्ट किया, जैसे ही सी से कैश मिला तब जाके बी का अमाउंट एडजस्ट किया। तो आप ड्यू अमाउंट जो भी है पहले ही मिल चुका है, लेकिन आप एडजस्ट कब कर रहे हो, बाद में, अगले कस्टमर के अकाउंट से सेटअप कर रहे हो, सेट ऑफ कर रहे हो। इट इन्वॉल्व्स द अलोकेशन ऑफ वन कस्टमर पेमेंट टू अनदर कस्टमर अकाउंट टू मेक द बुक बैलेंस, ऑफन टू हाइड ए शॉर्टफॉल और थेफ्ट। यानी आपने जो भी चोरी की है या जो भी शॉर्टफॉल है कैश में, उसको छुपाने के लिए। बाई टीमिंग एंड लेडिंग अंडर विच द कैशियर यूटिलाइजेज रॉन्गली द मनी रिसीव फ्रॉम फर्स्ट कस्टमर, यही आ गया। यानी क्या कर रहा है, कैशियर जो पहले कस्टमर से पैसा मिला है उसको रॉन्गली यूटिलाइज कर रहा है अपने पर्सनल पर्पज के लिए, एंड द मनी रिसीव फ्रॉम सेकंड कस्टमर इज क्रेडिटेड टू द फर्स्ट कस्टमर। इसका मतलब क्या, बी से जैसे कैश मिला तो कैश टू ए तब कर रहा है, कैश टू ए, कैश टू बी नहीं कर रहा, तो बी का भी ड्यू है। फिर जैसे सी से कैश मिला तो कैश टू बी कर रहा है, न कि सी कर रहा है, तो सी का अभी भी ड्यू है। इस तरीके से हो गया। द मनी रिसीव्ड फ्रॉम थर्ड कस्टमर इज क्रेडिटेड टू सेकंड, इसी तरीके से मनी रिसीव्ड फ्रॉम फोर्थ कस्टमर इज क्रेडिटेड टू थर्ड, एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता रहेगा। दिस प्रोसीजर इज कंटिन्यूड टिल द कैशियर फाइंड्स इट्स पॉसिबल टू पुट बैक द मनी सो मिस एप्रोप्रिएटेड। इसका मतलब जो उसने कैश का यूज़ किया है ओनर के कैश का, जब तक वो उसको वापस ना रख दे, एक तो ये बात हो सकती है, और अनटिल द कैशियर इज कॉट, इसका मतलब वाउचिंग हो गई, ऑडिटर को गलती पता चल गई और कैशियर को पकड़ लिया गया, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये इसका ये एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, यही बोल रखा है, आप पढ़ के देख लेना एक बार, सिंपल सा है। ठीक, तो ये मैंने आपको कवर करवा दिया। अब क्या करते हैं अपन, जरा सा पार्ट देख लेते हैं कि देखिए मैंने आपको रिसिप्ट का कुछ बता दिया हल्का सा, वैसे ही मैं आपको क्या कर रहा हूँ, हल्का सा पेमेंट के एक दो एग्जांपल बता रहा हूँ। अब पेमेंट में क्या बता रहा हूँ आपको, पेमेंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर बता देता हूँ, यही काफ़ी है क्योंकि इतना ज़्यादा तो टिपिकल नहीं है। देखिए ये भी देख लीजिए एक बार, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए एक चीज़ और याद रख लेना कि वाउचिंग जनरली किसकी बात करता है, एक्सपेंडिचर इनकम की, मैंने आपको बोला। इसका मतलब बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री की बात करता है, तो उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आ जाएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से कैपिटल रिसिप्ट भी आ जाएगी और रेवेन्यू रिसिप्ट भी आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट खरीदा तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मशीनरी खरीदी है कैपिटल एक्सपेंडिचर है, सैलरी पे करी, वेजेस पे करी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इसी तरीके से रिसिप्ट का पार्ट भी वही है जो मैंने आपको बताया, इन्वेस्टमेंट बेचा कैपिटल रिसिप्ट है, लेकिन गुड्स बेचा तो रेवेन्यू रिसिप्ट है। इस तरीके से सोच के चलिए, क्योंकि जब आगे अगला टॉपिक आएगा वेरिफिकेशन का, तो वेरिफिकेशन का मतलब क्या है, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का वेरिफिकेशन करना कि वो एग्जिस्टेंस में है या नहीं है, वो चेक करना, उसका वैल्यूएशन देखना, क्योंकि वेरिफिकेशन के अंदर ही वैल्यूएशन का पार्ट भी आ जाता है, जिसको हम अलग से देखेंगे, उसका डिफरेंस भी देखेंगे। लेकिन अगली वीडियो में हम वाउचिंग और वेरिफिकेशन का डिफरेंस देखेंगे, जिससे आपको थोड़ा और आइडिया हो जाएगा। जनरली देखिए ऐसे बोला जाता है कि वेरिफिकेशन बैलेंस शीट से रिलेटेड है, जबकि जो वाउचिंग है वो बुक्स ऑफ अकाउंट या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री से रिलेटेड है। लोग ऐसे ही बोलते हैं एक्सपेंडिचर और इनकम से रिलेटेड है। Vouching of purchase of investment should be on the following lines. The auditor should see the purchase of investment is properly authorized. जो इन्वेस्टमेंट खरीदा है वो प्रॉपर्ली ऑथोराइज होना चाहिए. If the investment are purchased through a broker, he should vouch the investment purchase with the broker's note. मैंने आपको ये बताया. If the investment are purchased through the bank, he should examine the bank passbook to check the payment. बैंक स्टेटमेंट एक तरीके से. He should make a physical verification of the investment purchase. देखिए जब भी आप वेरिफिकेशन का पार्ट देखोगे ना उसमें आएगा, ठीक है, उसमें भी जनरली पार्ट आएगा ही आएगा वेरिफिकेशन का.
तो याद रखना, देखिए जब भी क्या है आप फिक्स रेट की बात करते हैं कि फिजिकली जाके चेक करनी चाहिए, तो वो उसकी कोई प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती ऑडिटर की। वो चाहे तो बुक्स ऑफ अकाउंट में जो भी फिक्स रेट देख रहा है, या जो बैलेंस शीट में जो भी फिक्स रेट देख रहा है, जब भी आप वेरिफिकेशन का पार्ट पढ़ोगे कि बैलेंस शीट में अगर उसको फिक्स रेट दिख रही है, तो अगर उसने डॉक्यूमेंट के थ्रू मैच कर लिया, सामने वाले से कंफर्म कर लिया, डीड वीड देख ली, तो अगर उसको लग रहा है कि सही है, तो उसको जाके चेक करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी वो कोई प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। लेकिन अगर उसको डाउट लग रहा है तो वो जाके फिजिकली वेरीफाई करके आ सकता है। एक बार एग्जाम में आया भी था कि ये बोल रहा है कि फिजिकल नहीं, प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्या ऑडिटर की, तो हम क्या बोलेंगे, नहीं, प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, वो तो उसको जब लग रहा है तब जाके वो फिजिकली वेरीफाई करके आ सकता है। ठीक है, यानी सामने देख के आ सकता है। इफ द इन्वेस्टमेंट आर परचेज कम इंटरेस्ट, ही शुड सी दैट पेमेंट मेड इज प्रॉपरली अलोकेटेड बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू। ये आ गया, क्योंकि आपको पता है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट खरीदते हो और कम इंटरेस्ट का पार्ट आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी इंटरेस्ट का पार्ट है वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, और आपको तो उतना ही मिलेगा जितना आपके पीरियड से, पर्टिकुलर पीरियड से रिलेटेड है। तो जितना आपको इंटरेस्ट ज़्यादा दिखाया गया उसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, और उसको आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल और रेवेन्यू में सेपरेट करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि जो इंटरेस्ट आपने हटाया वो रेवेन्यू वाले पार्ट में जाएगा, और जो इन्वेस्टमेंट खरीदा वो कैपिटल वाले पार्ट में जाएगा। सी दैट इन्वेस्टमेंट परचेज आर रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ क्लाइंट। इन द केस ऑफ अ कंपनी, द ऑडिटर शुड सी दैट इन्वेस्टमेंट्स हैव बीन परचेज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट। ये अ कंपनी नहीं है, मेरे हिसाब से जनरली ये दे रखा है, देखिए ये जनरली दे रखा है कि कंपनी के केस में बोल रखा है। अगर कंपनी है तो ये कंपनीज एक्ट से रिलेटेड जो भी सेक्शंस हैं वो पहले प्रॉपर वो चेक कर लेगा, उसके अकॉर्डिंग देखेगा कि इन्वेस्टमेंट खरीदे गए हैं सही है या नहीं है। ठीक है, वैसे आपको पेमेंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है कि जो भी आप फिक्सड खरीदते हो, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, इसके अलावा जो भी इंटेंजिबल फिक्सड का पार्ट है, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, तो उनसे रिलेटेड आपको क्या मेंटेन करना चाहिए। तो बोल रहा है कि जो भी आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर का पेमेंट किया है वो सबसे पहले वही प्रॉपरली ऑथराइज होना चाहिए। ही शुड एग्जामिन द डॉक्यूमेंट पर्टेनिंग टू परचेज एंड ओनरशिप ऑफ द फिक्स्ड एसेट। ठीक, जो कि एक तरीके से आपके वेरिफिकेशन वाले पार्ट में भी आ जाता है। ही शुड एग्जामिन द इन्वॉइसेज एंड द रिसिप्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सप्लायर टू एंश्योर दैट पेमेंट्स हैव बीन मेड। ये आ गया। ही शुड सी दैट ऑल एक्सपेंसेस इंकर्ड फॉर द एक्विजिशन आर कैपिटलाइज। अब देखिए ज़्यादातर जो आप पार्ट देख रहे हो तो आपको पता है कि पेमेंट किया, एग्जिस्टेंस का पार्ट आपको ज़्यादातर देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप जनरली क्या कर रहे हो, जो भी ओनरशिप का पार्ट है वो भी कवर कर रहे हो, जो पेमेंट का पार्ट है मोस्टली वो देख रहे हो। ठीक है, जो भी आपने एक्विजिशन किया है उसको आपने रेवेन्यू नहीं कर दिया हो, कैपिटलाइज किया हो, इस तरीके से पार्ट कवर कर रहा है सारा का सारा। ही शुड सी दैट रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस जो भी हैं वो रेवेन्यू अकाउंट में चार्ज किए गए हों, क्योंकि आपको पता है कि पुरानी हो गई उसके बाद जनरली आप रिपेयर मेंटेनेंस करा रहे हो। तो आपने जब भी खरीदी है उस तक का, अगर आपको पता है कि आपने जब भी खरीदी और उसको यूज़ नहीं करा उससे पहले तक का जो भी पार्ट है तो वो कैपिटलाइज होगा, लेकिन उसके बाद का पार्ट जो भी होगा तो वो जो भी रिपेयर मेंटेनेंस के खर्चे आते हैं वो रेवेन्यू में जाएंगे। ही शुड फिजिकली एग्जामिन द फिक्स एसेट परचेज। तो देखिए उसको करना चाहिए, लेकिन ये उसकी कोई प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, याद रखना कि एक बार एग्जाम में आ गया था, जाके चाहे तो चेक कर सकता है। ही शुड वाउच द कैश बूम एंट्रीज फॉर द पेमेंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर विद द कंसर्न लेजर अकाउंट। तो उसको क्या करनी चाहिए, कैश से रिलेटेड एंट्रीज देखनी चाहिए फॉर पेमेंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। सी दैट प्रॉपर्टी परचेज इज रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ क्लाइंट। जो प्रॉपर्टी परचेज की गई है तो डीड के अकॉर्डिंग देखे कि वो क्लाइंट के नाम पे है या नहीं है। तो उसी तरीके से आपको पेटेंट का पार्ट दे रखा है, अगर आपको इसमें दिक्कत होती है कोई तो पूछ लेना। तो यहाँ पे आपको किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट में दिक्कत है तो ज़रूर पूछना। यहाँ पे एक लोन से रिलेटेड पार्ट भी दे रखा है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए ये जो पार्ट है ये तो जनरली आप पढ़ ही लोगे, जो मैंने आपको लोन एडवांस का दे रखा है, यानी कहने का मतलब जब भी आपने क्या कर रखा है, लोन किसी को दे रखा है, वाउचिंग ऑफ लोन एडवांस। लोन एडवांस शुड बी वाउच्ड बाय द ऑडिटर ऑन द फॉलोइंग लाइंस। ही शुड सी दैट लोन एडवांस आर प्रॉपर्ली ऑथराइज, ये बोल दिया। ही शुड एग्जामिन द लोन एग्रीमेंट। ही शुड वाउच द लोन एडवांस एज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक विद द लोन एग्रीमेंट ऑल्सो विद द रिसिप्ट गिवन बाय द borrower. If the loan is advance against any security, the auditor should examine the security and its title deed। आ गया। तो इस तरीके से आपको छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि उसके साथ कोई सिक्योरिटी गिरवी रखी गई है या नहीं रखी गई। एग्जामिन द मॉर्गेज डीड इफ़ द लोन इज़ एडवांस अगेंस्ट मॉर्गेज। ठीक, कोई अगर आपने सिक्योरिटी बंधक के फॉर्म में दे रखी है, कहने का मतलब जैसे देखिए आपने प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया, अब उससे रिलेटेड अगर आप लोन का पेमेंट नहीं कर पाओगे तो वो प्रॉपर्टी क्या करनी पड़ेगी आपको, यानी बैंक क्या कर देगा, उसको नीलाम कर देगा एक तरीके से। तो वो मॉर्गेज के फॉर्म में हो गया, तो मॉर्गेज डीड एग्जामिन करनी है। लेकिन याद रखना कि यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ पेमेंट का पार्ट बता रहा हूँ, तो मैंने आपको उल्टा बोल दिया कि लोन आपने रिसीव किया है। यहाँ पे जनरली जो पार्ट है वो क्या है, पेमेंट ऑफ बीपी
लोन एडवांस ये दे रखा है, ये पेमेंट से रिलेटेड है, मैंने ये देख लिया है। तो ये बोल रहा है वाउचिंग ऑफ लोन एडवांस, आपने एक तरीके से लोन जो दिया है उससे रिलेटेड है। तो ये कैश पेमेंट के पार्ट को डिनोट कर रहे हैं जितने भी है, पेमेंट ऑफ बीपी। हम बीच बीच में से देख रहे हैं इसलिए हमें पता नहीं है, क्योंकि ये देखिए वाउचिंग ऑफ लोन एडवांस है ना, इसी तरीके से रिसिप्ट वाले पार्ट में भी दे रखा है कि एक तरीके से आपने जो लोन रिसीव किया है और यहाँ पे लोन दिया है तो उससे रिलेटेड बोल दिया कि जो भी आपने जनरली लोन दिया है तो उससे रिलेटेड आपने कौन सी सिक्योरिटी सामने वाले से गिरवी रखवाई है, मॉर्गेज करवाई है, वो सारा पार्ट देख लीजिए। सी दैट द प्रोविजंस ऑफ द कंपनी एक्ट एज रिगार्ड द ग्रांटिंग ऑफ लोन टू डायरेक्टर एंड ऑफिसर ऑफ द कंपनी आर कंपाइल्ड विथ। इसी तरीके से देखिए ये तो यही बोल रहा है कि कंपनीज एक्ट से रिलेटेड पार्ट भी देख लीजिए, अगर आपने डायरेक्टर को लोन दिया या ऑफिसर को लोन दिया जो कि किसी कंपनी से रिलेटेड है। वैसे ही आपको इनकम टैक्स के प्रोविजन भी देखने पड़ सकते हैं, जिसमें आप जनरली क्या बोलते हो, जैसे मैं बोलूँ कि अगर 20,000 या इससे ज़्यादा का लोन बनता है, 20,000 या उससे ज़्यादा का कैश से रिलेटेड बनता है, 20,000 या उससे ज़्यादा का आप जो भी लोन का अमाउंट है वो क्या करते हो, कैश में पे कर देते हो, तो वो अलाउ नहीं होता, उस पर एक तरीके से आपका पेनल्टी का पार्ट भी लग जाएगा। इसी तरीके से याद रख लेना कि इनकम टैक्स में ये भी बोलता है कि 20,000 उससे ज़्यादा का लोन लिया भी नहीं जाना चाहिए कैश में, जब कैश में पे नहीं करना है तो लेना भी नहीं है, क्योंकि उस केस में क्या होता है पेनल्टी का पार्ट आपका अप्लाई हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे बोल रहा है कि बिजनेस से रिलेटेड जो पेमेंट होता है एक्सपेंस से रिलेटेड, या जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो यानी जो भी मशीनरी खरीदते हो, या बिजनेस से रिलेटेड जो भी पेमेंट होते हैं उसमें 10,000 रुपये पर पर्सन से ज़्यादा पेमेंट कैश से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। या ऐसे बोलते हैं ना कि सेल्फ का चेक होता है या बियरर चेक होता है, वो जनरली नहीं होना चाहिए, अकाउंट पे ही चेक होना चाहिए। क्योंकि जब भी हम ये बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं, बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होना चाहिए जब भी ज़्यादा पेमेंट होता है। तो यहाँ पे एक लिमिटेशन दे दी गई है, क्या बोल दिया कि 10,000 पर पर्सन से ज़्यादा कैश का पेमेंट नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो जनरली वो किसके थ्रू होना चाहिए, अकाउंट पे ही चेक के थ्रू होना चाहिए। ये सारे इनकम टैक्स में दे रखे प्रोविजन, मैंने यहाँ कवर नहीं करवा रखे, हम चाहे तो इनकम टैक्स में क्या करेंगे उस वक्त कवर कर लेंगे। जैसे डोनेशन का पार्ट आता है तो डोनेशन जो होना चाहिए वो कैश में 2,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो परमिटेड नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि आपको क्या लेनी है, डिडक्शन लेनी है, जो कि किसकी होती है, अंडर सेक्शन 80G की। वैसे ही हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम की बात करता है, वो भी जनरली बोल रहा है कि प्रीमियम पॉलिसी आपने ले रखी है हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड, तो वो भी कैश में नहीं पे होना चाहिए, क्योंकि अगर कैश में होगा तो आप क्लेम नहीं कर सकते हो, अंडर सेक्शन 80D बोलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हो। तो ये सारा पार्ट क्या करेगा, ऑडिटर वाउच करेगा कि इससे ज़्यादा लेके डिडक्शन दिखा तो नहीं गई है, तो वो एक तरीके से कौन, टैक्स ऑडिटर देखेगा। तो कोई ना कोई पर्टिकुलर क्या होगा, ऑडिटर चेक तो करेगा ही करेगा वाउचर। तो यहाँ पे ये सारे पार्ट एक बार आप देख लेना, मैं तो आपको हल्के हल्के से हिंट दे रहा हूँ, ठीक। तो आई होप आपको आज के पार्ट में सारा का सारा समझ में आया होगा। कुछ दिक्कत है तो ज़रूर पूछ लेना, एक बार आप ज़रूरी रीड करके देख लेना, क्योंकि वीडियो तो क्या करोगे आप, मेरी जो भी देखते हो अगर आपको टिपिकल लगती है या लेंदी लगती है तो या तो क्या करो 30-30 मिनट के गैप के अकॉर्डिंग देख लीजिए, कि 30 मिनट पहले देख लीजिए फिर 30 मिनट बाद में। या आपको पता है कि यूट्यूब से रिलेटेड जो भी लिंक देता हूँ उसमें स्पीड का ऑप्शन भी आता है, तो आप उसको क्या करिए, स्पीड को बढ़ा दीजिए, 1.52 कर दीजिए अगर मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, जिससे क्या होगा जल्दी जल्दी वो कवर हो जाएगी। और जो आपको लगते हैं 30 मिनट्स वो 20 मिनट्स में ही कवर हो जाएंगे, आपका टाइम भी बचेगा। कई लोग ऐसे करते हैं तो आप भी ज़रूर ऐसा कीजिए। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में देखेंगे हम वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन का पार्ट, जिसमें हम वेरिफिकेशन और वाउचिंग के बीच में डिफरेंस देखेंगे, वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन के बीच में डिफरेंस देखेंगे, और कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का हम वेरिफिकेशन वैल्यूएशन का पार्ट कवर करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू।